नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946, विक्रम संवत 2081। आज मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि और दिन बुधवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 27 नवंबर सन 2024। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी एस्टेट हुई पोस्टपोन, जानिए ताजा अपडेट। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव का बजा बिगुल, इस तारीख को होगी वोटिंग। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, 2 लाख युवाओं को बिना पर्ची खर्चे के मिलेगी सरकारी नौकरी। हरियाणा वन विभाग में होगी 1000 पदों पर भर्ती, शुरू हुई तैयारियां। आज से खुलेंगे 12वीं तक के स्कूल, प्रदूषण से राहत मिलने के बाद छुट्टी का आदेश लिया वापस। किसान नेता भूख हड़ताल शुरू करने से पहले हिरासत में, शंभू बॉर्डर का एक हिस्सा खोला जाएगा, बिना ट्रैक्टर ट्रॉली के दिल्ली जा सकेंगे किसान। हरियाणा CET परीक्षा देने वालों को अभी कुछ दिन और करना पड़ेगा इंतजार, संशोधन पर फैसला जल्द, बताएंगे लेटेस्ट अपडेट। मोदी सरकार ने दिव्यांगजनों को दी बड़ी खुशखबरी, सीधी भर्ती व प्रमोशन में मिलेगा 4% आरक्षण। डाक विभाग में आई स्टाफ कार ड्राइवर के पदों पर भर्ती, 10वीं पास करें आवेदन। SBI ऑफर कर रहा है एक खास स्कीम, एक मुश्त जमा पर मिलेगा शानदार ब्याज। IBPS PO मेंस एडमिट कार्ड जारी, 30 नवंबर को परीक्षा, 4445 प्रोबेशनरी ऑफिसर और मैनेजमेंट ट्रेनी पोस्ट पर होगी भर्ती। और चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी या नहीं, इसका फैसला 29 नवंबर को। भारत वहां जाने से कर चुका है पहले ही मना, और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में सुबह और शाम धुंध की चादर से ढका हुआ नजर आ रहा है। नवंबर महीने की शुरुआती दिनों में तापमान इतना कम नहीं था, लेकिन जैसे जैसे महीना खत्म होने की ओर अग्रसर है, तापमान में निरंतर गिरावट का दौर जारी है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि 27 नवंबर के बाद प्रदेश में फिर से ठंड बढ़ सकती है। मौसम विभाग द्वारा 27 से 29 नवंबर तक प्रदेश के कुछ इलाकों में धुंध का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं वायु प्रदूषण के चलते प्रदेश की आबो हवा खराब हो चुकी है। 10 शहरों का AQI 200 से 300 के बीच दर्ज किया गया, तो वहीं 4 शहरों का AQI 300 को पार कर चुका है। प्रदेश का गुरुग्राम और बहादुरगढ़ सबसे अधिक प्रदूषित शहरों की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट अंबाला ने स्टाफ कार ड्राइवर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं, वे अपने आवेदन भेज सकते हैं। आपको बता दें कि यह भर्ती संविदा आधार पर की जा रही है। इन पदों के लिए पुरुष अथवा महिला दोनों वर्गों के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदक 10वीं पास तथा उन्हें 3 साल का कार्य अनुभव होना चाहिए तथा उनके पास हल्का व हैवी ड्राइविंग लाइसेंस व मैकेनिज्म ज्ञान होना भी आवश्यक है। आवेदन करने की आखिरी तारीख 19 दिसंबर 2024 है। SC ST तथा महिला उम्मीदवारों को 100 रुपए का पोस्टल ऑर्डर भेजना होगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 27 वर्ष तय की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑफलाइन आवेदन करने होंगे। उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, ट्रेड परीक्षा व डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा। उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन अवश्य देख लें। हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। राज्य की जनता ने एक बार फिर से बीजेपी पर अपना भरोसा जताया है। ऐसे में सरकार का कहना है कि वह अपने हर संकल्प को पूरा करेगी और प्रदेश के विकास में पूरा योगदान देगी। हरियाणा सरकार का संकल्प है कि वर्ष 2030 तक राज्य का हर युवा हुनरमंद हो और वित्तीय रूप से समृद्ध बन सके। इसके लिए सरकार शिक्षा के साथ साथ युवाओं के कौशल विकास पर भी जोर दे रही है। वर्तमान सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल में 2 लाख युवाओं को योग्यता के आधार पर बिना पर्ची खर्चे सरकारी नौकरियां देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हिसार में जाट शिक्षण संस्था के 100 वर्ष पूरा होने पर चौधरी छाजूराम जी के 159वीं जयंती पर छाजूराम मेमोरियल जाट महाविद्यालय में आयोजित समारोह में मौजूद लोगों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने छाजूराम मेमोरियल जाट महाविद्यालय में योगा एवं इंडोर एक्टिविटी मल्टीपर्पज हॉल का उद्घाटन भी किया। CM नायब सिंह सैनी द्वारा अपने ऐच्छिक कोष से जाट शिक्षण संस्था को 31 लाख रुपए का अनुदान देने का भी ऐलान किया गया है। हरियाणा में प्रदूषण से मामूली राहत मिलने के बाद बुधवार यानी आज से 1ली से 12वीं तक के स्कूल खोलने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। शिक्षा विभाग ने सभी उपायुक्तों को छुट्टी को लेकर दिया गया अधिकार भी वापस ले लिया है। भविष्य में प्रदूषण बढ़ने की स्थिति में शिक्षा विभाग ही इस पर फैसला लेने वाला है। यह निर्णय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की गाइडलाइन के बाद लिया गया है। वहीं मंगलवार को हरियाणा में सिर्फ बहादुरगढ़ शहर की हवा खराब श्रेणी में रही। यहाँ का वायु गुणवत्ता सूचकांक 315 दर्ज किया गया। बाकी 7 शहरों का AQI 200 से 300 के बीच रहा। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान ग्रेप चेयर के नियमों में छूट देते हुए स्कूल व कॉलेज खोलने पर भी छूट दी थी। इसके बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने यह फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ दिया था।
देशा में देश हरियाणा जित दूध दही का खाना खान पान की विशेषता बताती प्रदेश की पहचान रही है पंचलाइन। दूध उत्पादन के आंकड़ों के हिसाब से स्टेक नहीं बैठ रही है। पशुपालकों के भैंसों के प्रति मोह भंग ने ऐसी स्थिति ला दी कि हरियाणा में दूध की धार कमजोर पड़ गई। नतीजतन 5 साल पहले जहां दूध उत्पादन में पंजाब से होड़ लगाने वाला हरियाणा अब पड़ोसी राज्य राजस्थान से भी पीछे खिसक कर तीसरे पायदान पर आ गया है। पशु गणना के आंकड़ों को देखें तो साल 2012 में जहां प्रदेश में 61 लाख भैंसें थी, वहीं 2019 में घटकर 43,76,000 रह गई। 7 साल में भैंसों की संख्या 30% कमी आई है और इसका सीधा असर दूध उत्पादन और उसकी उपलब्धता पर भी पड़ा है। 5 साल पहले प्रदेश में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 1118 ग्राम थी, जो कि अब घटकर 1098 ग्राम रह गई है। इससे निजात पाने के लिए केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक, पशुपालन विभाग के अधिकारी और प्रदेश सरकार प्रयासरत है, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद 5 साल पुरानी स्थिति में भी नहीं पहुंच सके हैं। पशु गणना के आंकड़ों के मुताबिक हरियाणा में भैंसों की संख्या में तेजी से गिरावट आई है। मुर्रा मैन के नाम से विख्यात डॉक्टर इंद्रजीत मानते हैं कि सरकार को भैंसों की संख्या बढ़ाने के लिए फैमिली फार्मिंग को बढ़ावा देना चाहिए। किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए दूध प्रतियोगिताओं की संख्या भी बढ़ानी चाहिए और उसकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए। पशुओं का नियमित टीकाकरण होना चाहिए। किसान प्रशिक्षण शिविरों की संख्या भी बढ़ानी चाहिए। हरियाणा में पर्यावरण, वन व वन्य जीव मंत्री राव नरवीर सिंह ने विभाग की योजनाओं गतिविधियों की समीक्षा की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान मंत्री ने विभाग के अधिकारियों को राज्य में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने और राज्य में 7.75% वृक्ष आवरण क्षेत्र को 10% तक करने के लिए कदम उठाने के निर्देश जारी किए हैं। बैठक के दौरान उन्होंने कहा है कि विभाग में फॉरेस्ट गार्ड का पद एक अहम पद होता है, जिससे विभाग की शुरुआत होती है। वर्तमान में करीबन 1000 फॉरेस्ट गार्ड के पद रिक्त हैं। ऐसे में इन पदों को भरने के लिए उन्होंने जल्दी ही मांग पत्र सरकार को भेजने के निर्देश जारी किए। हरियाणा वन विभाग में फॉरेस्ट गार्ड के 1000 पद खाली हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए मांग पत्र भेजने के लिए पर्यावरण, वन व वन्य जीव मंत्री राव नरवीर सिंह की तरफ से निर्देश जारी कर दिए हैं। मांग पत्र सरकार को भेजे जाने के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। हरियाणा के जो युवा अध्यापक बनने का सपना देख रहे थे, उन्हें एक जोरदार झटका दिया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 7 और 8 दिसंबर को हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी एस्टेट का आयोजन होना था। अब विभाग द्वारा इस भर्ती से संबंधित एक नोटिस जारी किया गया है। जारी किए गए नोटिस के अनुसार बता दें कि एस्टेट की परीक्षा आगामी आदेशों तक टाल दी गई है। स्कूल शिक्षा विभाग हरियाणा की तरफ से यह नोटिस जारी किया गया है, जिसके अनुसार 7 दिसंबर 2024 शनिवार और 8 दिसंबर 2024 रविवार को आयोजित होने वाली एस्टेट परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। फिलहाल परीक्षा की तारीखों के बारे में अन्य कोई जानकारी नहीं दी गई है। परीक्षा को आगामी आदेशों तक स्थगित कर दिया गया है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड यानी HBSC की तरफ से जारी किए गए शेड्यूल के अनुसार एस्टेट परीक्षा 7 और 8 दिसंबर को आयोजित होनी थी। अब इस परीक्षा को पोस्टपोन कर दिया गया है और अगले आदेशों तक परीक्षा स्थगित रहेगी। विभाग की तरफ से परीक्षा के लिए जल्द ही नई तिथियां भी जारी की जाएंगी। जानकारी के अनुसार बता दें कि एस्टेट परीक्षा स्थगित करने का कारण शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन का पद खाली होना है, क्योंकि चेयरमैन के पद पर नियुक्ति लंबित है। हरियाणा में ग्रुप सी और ग्रुप डी की सरकारी भर्तियों के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा को अनिवार्य किया गया है। जो युवा पिछले CET में हिस्सा नहीं ले पाए थे, वह अगले CET के इंतजार में है। परीक्षा के आयोजन से पहले इसमें कुछ संशोधन होने हैं। बता दें कि CET पॉलिसी में संशोधन होने के बाद ही परीक्षा आयोजित हो पाएगी। मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर के साथ हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC और अधिकारियों की एक बैठक होनी है, जिसमें CET का फाइनल ड्राफ्ट तैयार करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। लाखों युवा CET का इंतजार कर रहे हैं। अभी तक की चर्चा के अनुसार बता दें कि CET क्वालिफाई होने की संभावना कम नजर आ रही है, लेकिन इसे क्वालिफाई जैसा बनाने की कोशिश भी की जा रही है। इसका अर्थ यह है कि शॉर्टलिस्ट करने के लिए जो शर्त 4 गुना की थी, उसे 10 गुना तक बढ़ावा दिया जा सकता है या फिर इसके आसपास किया जा सकता है। वैसे तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग CET को क्वालिफाई करवाने के पक्ष में है, मगर फाइनल निर्णय प्रदेश सरकार का होगा। मुख्यमंत्री भी चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को परीक्षा में मौका मिले। मुख्य सचिव की तरफ से हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को रिमाइंडर लेटर भेजा गया है। इस रिमाइंडर लेटर के जरिए आयोग को CET पर हाईकोर्ट के फैसले के मद्देनजर अपनी टिप्पणी भेजने के लिए कहा गया है। हरियाणा प्रदेश के लिए एक और गौरवमयी खबर सामने आ रही है। यहाँ झज्जर जिले के गांव फरमान की महिला रेणु सांगवान को 26 नवंबर को राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस अवार्ड से सम्मानित होने वाली रेणु सांगवान देश की पहली महिला है। यह अवार्ड नीति आयोग और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी ICAR के सहयोग से दिया गया है। यह अवार्ड उन्हें दिल्ली में केंद्रीय मंत्री ललन यादव ने दिया। रेणु को शॉल के साथ मोमेंटो और 5 लाख रुपए का चेक दिया गया। साल 2018 में पति कृष्ण पहलवान की मौत के बाद रेणु सांगवान ने 9 देसी गायों के साथ गोकुल फार्म
श्री कृष्ण गोधाम की संस्था बनाकर गोपालन शुरू किया था। आज उनके पास गोवंश की संख्या का आंकड़ा लगभग 350 के आसपास है और रोजाना उनके फार्म में तकरीबन 750 लीटर दूध का उत्पादन होता है। उनकी गायों का दूध दिल्ली में 120 रुपए प्रति लीटर बिकता है। रेणु सांगवान को मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया पुरस्कार के लिए भी चुना गया है। रेणु सांगवान ने बताया कि गायों को खुले बाड़े में रखा जाता है और उनके ही खेतों में तैयार किया गया चारा खाने में दिया जाता है। इसके अलावा रोजाना गायों को चराने के लिए पंचायती जमीन पर ले जाया जाता है। गायों को चारा खिलाने और बाहर निकालते समय बांसुरी की धुन सुनाई जाती है। इस समय उनके गोकुल फार्म में हरियाणवी, साहिवाल, थारपारकर, राठी और गिर नस्ल की गाय है। उन्होंने बताया कि बिलोना विधि से गाय का घी तैयार किया जाता है। इसे इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस सहित लगभग 12 देशों में 3,500 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचा जाता है। उनका सालाना टर्नओवर 3 से 4 करोड़ रुपए तक है। उन्होंने बताया कि हमारा लक्ष्य गौ संरक्षण को और गौ पालन को बढ़ावा देना है और इसके लिए हर गांव में जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। राज्यसभा की खाली हुई 6 सीटों पर चुनाव के लिए तारीख की घोषणा कर दी गई है। इनमें हरियाणा की 1 सीट पर भी चुनाव होना है। 6 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी ECI ने अधिसूचना जारी कर दी है। जारी अधिसूचना के मुताबिक राज्यसभा की 6 सीटों के लिए 20 दिसंबर को वोटिंग होगी। इसमें हरियाणा की 1 सीट भी शामिल है, जबकि आंध्र प्रदेश की 3 सीट, ओडिशा की 1 और पश्चिम बंगाल की 1 सीट के लिए मतदान होगा। हरियाणा में राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पंवार की इसराना विधानसभा सीट से विधायक निर्वाचित होने पर यह सीट खाली हुई है, जिस पर अब 20 दिसंबर को वोटिंग होगी। विधायक निर्वाचित होने पर उन्होंने राज्यसभा सीट से इस्तीफा दे दिया था। कृष्णलाल पंवार SC कोटे से राज्यसभा भेजे गए थे। ऐसे में अब संभावना जताई जा रही है कि SC कोटे से ही किसी नेता को राज्यसभा में भेजा जाएगा। चुनाव आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक उम्मीदवार 3 दिसंबर से 10 दिसंबर तक अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे। वहीं 13 दिसंबर तक अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। इसके बाद 20 दिसंबर को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक राज्यसभा सीट के लिए मतदान होगा। मतदान के बाद उसी दिन शाम को 5 बजे वोटों की गिनती होगी और 20 दिसंबर को ही राज्यसभा चुनाव के परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। इस सीट पर भाजपा की जीत तय है, क्योंकि विधानसभा में भाजपा के पास पूर्ण बहुमत है। राज्यसभा सांसद के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली, भाजपा के पूर्व सांसद संजय भाटिया और पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल का नाम चर्चा में है। इनमें बडोली सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। हरियाणा के लिए एक और गौरवमयी खबर सामने आ रही है। प्रदेश के पहले हिसार स्थित महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हवाई उड़ान शुरू होने का सपना अब बहुत जल्द साकार होने जा रहा है। इस एयरपोर्ट का लाइसेंस बनकर तैयार हो चुका है और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जल्दी इसे जारी कर सकती है। लाइसेंस मिलने के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि जनवरी 2025 यानी नए साल से हवाई उड़ान शुरू होने का लंबा इंतजार खत्म हो जाएगा। हरियाणा सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा हिसार एयरपोर्ट से हवाई उड़ान का शुभारंभ करवाना चाहती है। इसके साथ ही PM मोदी हिसार एयरपोर्ट पर पैसेंजर टर्मिनल का शिलान्यास भी कर सकते हैं। पहले चरण में हिसार एयरपोर्ट को 5 राज्यों से जोड़ने की योजना बनाई गई है। इसमें हिसार से चंडीगढ़, जयपुर, जम्मू, अहमदाबाद और अयोध्या के लिए हवाई उड़ान शुरू की जाएगी। हरियाणा सरकार सबसे पहले अयोध्या के लिए हवाई उड़ान शुरू करेगी। यह देश का अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस एयरपोर्ट होगा। यह रात में भी हवाई जहाज लैंड कर सकेंगे। इस एयरपोर्ट पर 1300 एकड़ जमीन पर ड्राई और कार्गो पोर्ट विकसित होंगे। यहाँ पर 10,000 फीट लंबे रनवे का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। अगर आप भी हाल ही में निवेश करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आज की एक खबर आपके लिए अहम हो सकती है। आज हम आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI की तरफ से चलाई जा रही एक खास स्कीम के बारे में जानकारी देने वाले हैं। खास बात ये रहेगी कि SBI की स्कीम में आप एक मुश्त डिपॉजिट करने के बाद हर महीने ब्याज हासिल कर पाएंगे। हम SBI एन्युटी डिपॉजिट स्कीम के बारे में बातचीत कर रहे हैं। आज हम आपको इसी के बारे में डिटेल जानकारी देने वाले हैं। SBI की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार SBI एन्युटी डिपॉजिट स्कीम के जरिए आपको वही ब्याज मिलता है जो रेगुलर और सीनियर सिटीजन के लिए बैंक के टर्म डिपॉजिट यानी कि FD पर मिलता है। इस स्कीम के जरिए 36, 60, 84 या फिर 120 महीनों के लिए आप एक मुश्त जमा करवा सकते हैं। इसमें अधिकतम निवेश करने की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। वहीं न्यूनतम एन्युटी 1,000 रुपए मंथली से शुरू होती है। यह स्कीम SBI की सभी ब्रांच में उपलब्ध है। SBI की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार इस स्कीम में आवश्यकता पड़ने पर एन्युटी की बची रकम का 75% तक आपको ओवरड्राफ्ट या फिर लोन भी मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप अपने नजदीकी SBI ब्रांच की शाखा में जाकर विजिट कर सकते हैं। दिव्यांगजनों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आ रही है। केंद्र की मोदी सरकार ने कम से कम 40% दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण और पदों की पहचान सुव्यवस्थित करने के लिए व्यापक दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें ऐसे पदों की समय समय पर पहचान और उनका मूल्यांकन करने के लिए समितियों का गठन अनिवार्य किया गया है। दृष्टिबाधित, चलने फिरने में अक्षम, श्रवण बाधित व बौद्धिक अक्षमता सहित विभिन्न श्रेणियों में सीधी भर्ती और पदोन्नति में 4% आरक्षण का भी प्रावधान किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश में स्पष्ट कहा गया है कि अगर कोई पद दिव्यांगजनों के लिए उपयुक्त
समझा जाता है तो उसके बाद के पदोन्नति वाले सभी पद भी दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित रहेंगे। यह दिशा निर्देश दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुरूप हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने इसके साथ ही दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को समान दिशा निर्देश बनाने का आदेश दिया है। नए दिशा निर्देशों का उद्देश्य केंद्र सरकार के प्रतिष्ठानों में दिव्यांगजनों को रोजगार में समावेशिता, निष्पक्षता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। हरियाणा पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर मरणव्रत यानी भूख हड़ताल शुरू करने से पहले संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक के नेता जगदीश सिंह डल्लेवाल को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पंजाब पुलिस उन्हें लुधियाना स्थित डीएमसी अस्पताल लेकर गई है। कोई व्यक्ति उन तक नहीं पहुंचे, इसके लिए अस्पताल के आसपास के एरिया को सील कर दिया गया है। अस्पताल में डल्लेवाल कुछ नहीं खा रहे हैं। उनको हिरासत में लिए जाने के बाद किसान नेता और पूर्व फौजी सुखजीत सिंह हरदो झंडे खनौरी बॉर्डर पर मरणव्रत पर बैठ गए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर वे इस अनशन के दौरान मर जाते हैं तो उनका शव यही रहेगा और दूसरा किसान मरणव्रत पर बैठ जाएगा। इस बीच किसानों ने खनौरी बॉर्डर पर पहुंचकर प्रदर्शन भी किया है। वहीं हरियाणा और पंजाब के सीनियर अधिकारियों की बैठक में सहमति बनी है कि शंभू बॉर्डर का 4 फीट का एरिया खोला जाएगा ताकि किसान बिना ट्रैक्टर ट्रॉलियों के आगे बढ़ सकें। हालांकि औपचारिक ऐलान नहीं हुआ, लेकिन बैरिकेडिंग हटाना शुरू कर दी गई है। किसानों ने अपनी 12 मांगे सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी के सामने रखी थी। किसानों ने साफ कहा है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं, तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 105 अंक की गिरावट के साथ 80,004 के स्तर पर क्लोज हुआ। निफ्टी में भी 27 अंक की गिरावट देखने को मिली और ये 24,194 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 16 में गिरावट और 14 में तेजी देखने को मिली। निफ्टी के 50 शेयरों में से 27 में गिरावट और 23 में तेजी रही। लार्सन एंड टुब्रो, महिंद्रा एंड महिंद्रा, सन फार्मास्यूटिकल और अल्ट्राटेक सीमेंट ने बाजार को नीचे गिराने का काम किया, जबकि इन्फोसिस, रिलायंस, टीसीएस और आईसीआईसीआई बैंक ने बाजार को ऊपर खींचा। 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 1391 रुपए कम होकर 75,690 रुपए पर पहुंच गया, तो वहीं चांदी 982 रुपए गिरकर 88,463 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 17,950 रुपए और 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 77,390 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।